चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर जो कि 80 नंबर का रहेगा। यहाँ पे कुछ आपके विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होते हैं, इनको पढ़ते हुए आपको आगे चलना है। सबसे पहले आपको खंड ए रहेगा। ए में आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि उनकी संख्या 18 रहेगी और प्रत्येक के लिए एक एक मार्क्स का वो रहेगा क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संतुलित समीकरण है। तो बी क्या है आपकी संतुलित समीकरण है, बिल्कुल पूरी रूप से क्या है संतुलित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाली धातु है Au। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। तो बायोगैस का मुख्य घटक होता है आपका मेथेन। किसी भी अभिकारक के उत्पाद का जलीय अवस्था को दर्शाने वाले संकेत कौन सा है। तो ये होता है AQ, एक्वाटिक फॉर्म, जिसे अपन बोलते हैं क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किससे किया जाता है। तो इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के द्वारा क्या किया जाता है, मधुमक्खी के डंक का इलाज किया जाता है। कार्बन से बना शुद्धतम तथा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो अब तक का सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ है अपने पास हीरा। ग्लूकोज पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, किसमें होता है ये घटना होती है कोशिका द्रव्य में होती है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है। तो ये होता है आपके एब्सिसिक एसिड के द्वारा क्या। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया उद्दीपन होता है, फिर संवेदी पहुंचाता है उनमें, फिर प्रेरक होता है, फिर प्रतिक्रिया होती है। तो ये ए ऑप्शन क्या रहेगा आपका इसमें करेक्ट आंसर रहेगा क्या। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप इन पेपरों को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, हम कम समय में पूर्ण रूप से पेपर का एनालिसिस आपको करवा देते ताकि आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता न पड़े। आप सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट में एक पेपर को पूर्ण रूप से अच्छे से याद कर सकते हैं क्या। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगला क्वेश्चन है 10वां, बहुखंडन द्वारा जनन होता है। तो किसमें होता है, ये प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुखंडन द्वारा जनन होता है क्या। मेंडल के आनुवंशिक इकाइयों के लिए शब्द को प्रस्तावित किया था कारक। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा इसमें, ए आंसर आ जाएगा। ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो इसमें सर्वाधिक उत्तरदायी है आपके CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रकाश का अपने पथ से रखी छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारों से मुड़ जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो ये प्रवृत्ति कहलाती है आपके विवर्तन। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मान नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग कितना होता है। तो 1.8 गुना ये होता है क्या। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो इसका व्यवहारिक मात्रक होता है यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है। तो ये ओम का नियम है, ये ओम का नियम है, ये ओम का नियम नहीं है। तो बी क्या आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है। स्थायी चुंबक बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो इस्पात के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये थे आपके MCQs। अब आपके आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे तो कहते हैं कि उसका उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ है क्या। तो इसमें आ जाएगा उपचयन या ऑक्सीकरण। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो उनको बोलते हैं मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, मिश्र धातु कहते हैं। मस्तिष्क एक हड्डी के बॉक्स में अव्यवस्थित होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्थ वाला क्वेश्चन, सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका त्वचा का कैंसर। R=PA। तो यहाँ पे P अनुपातिक इस तरह के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा L। घरेलू परिपथ में के साथ लगाया जाता है, किसके साथ लगाया जाता है, विद्युतमय तार के साथ लगाया जाता है क्या। तो ये आपके 6 क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के आपको वहाँ पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके अतिलोकतात्मक प्रश्न आएंगे जो कि ऐसे आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है, अपमार्जक सामान्यतः किस प्रकार के लवण होते हैं। तो अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है, Pb+CuCl2 देन PbCl2+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपके विस्थापन अभिक्रिया है क्या। अगला है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है क्यों। तो सोडियम एसीटेट के दुर्लभ तथा प्रबल क्षार से बना लवण है, इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है क्या। इसमें
प्रबल तो क्या होता है, इसमें दुर्बल अम्ल होता है जो प्रबल क्षार की उपस्थिति से बना होता है, इसलिए क्या है इसका विलयन क्षारीय होता है। क्या भर्जन किसे कहते हैं, तो भर्जन वह विधि है सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। मरीजों में यूरिया का निष्कासन किसके द्वारा किया जाता है, तो मरीजों में यूरिया का उत्सर्जन होमोडायलिसिस या रक्त अपहरण द्वारा किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के किस भाग में संश्लेषित होते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग या टिप में संश्लेषित होते हैं। भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है, तो शुद्ध किस्म से ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, शुद्ध किस्म कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके, लेंस की फोकस दूरी किन कारकों पर निर्भर करती है, तो किसी लेंस की फोकस दूरी अग्रलिखित कारकों पर निर्भर करती है, मतलब निम्न कारकों पर, जिस प्रकार से लेंस के पदार्थ पर, अपवर्तनांक पर, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर और प्रकाश के वर्ण या तरंगदैर्ध्य पर यह निर्भर करती है। क्या अगला क्वेश्चन है, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करता है वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.25 एम्पीयर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको सूत्र से करना होगा, Q = IT से, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 300 कूलाम आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा। क्या तो इसी के साथ ही आपका ए सेक्शन यहाँ पे हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपको खंड ब यहाँ पे देखना है। क्या लघुतात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं यहाँ पे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के रहेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बिना बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और इसकी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में अधिक मात्रा में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके लिए आप अभिक्रिया भी लिख सकते हो, CaO + H2O देन CaOH ऑल ट्वाइस प्लस ऊष्मा यहाँ से बाहर निकालनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल का नाम लिखिए। अम्लीय वर्षा के कारण व इसके 2 दुष्प्रभावों को लिखिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने में प्रयुक्त स्केल को अपन pH स्केल कहते हैं। और अम्लीय वर्षा, जब वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तब वह अम्ल वर्षा कहलाती है। और इसके दुष्प्रभाव रहेंगे, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का pH का मान भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का उत्तरजीविता क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। और अम्लीय वर्षा के संपर्क में आने पर चर्म रोग भी हो सकता है। क्या अगला क्वेश्चन है आपके, भर्जन तथा निस्तापन में अंतर बताइए। तो एक साइड आपको भर्जन लिखना है, एक साइड आपको निस्तापन लिखना है। भर्जन वाली साइड आपको लिखना है, यह प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों में प्रयुक्त होती है, जबकि इधर क्या होती है, कार्बोनेटेड अयस्कों में प्रयुक्त होती है। फिर भर्जन में लिखना है आपको, इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। क्या इधर लिखना है, फिर आपको इसमें एग्जांपल लिख देना कि भाई जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन की क्रिया करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस बाहर निकलती है यहाँ से, और यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो इस क्वेश्चन में लिख सकते हो भाई, वैसोप्रेसिन हार्मोन मूत्र बनाने की मात्रा का क्या करता है, नियमन करता है। यह हार्मोन मूत्र में स्थिर जल की मात्रा का नियमन करता है। यह नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका तथा संग्रह नलिका की जल पारगम्यता में क्या करता है, वृद्धि करता है, जिसके कारण जल का अवशोषण बढ़ता है। इस हार्मोन की कमी से जल का अवशोषण कम हो जाता है तथा मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है। इसे डायूरेसिस कहा जाता है। इस प्रकार मूत्र बनने की मात्रा का नियमन होता है। अगला क्वेश्चन है, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। वह तंत्र जो कपाल तंत्रिकाओं एवं मेरुरज्जु से मिलकर बना हो उसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। 9th क्वेश्चन है आपका, ब्रायोफिल्म में
कायिक जनन किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया को इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर, मतलब कि साइड में, मतलब किनारों पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे का विकास करती हैं। तो आप ये आपको इसमें लिखना है और इसका डायग्राम आपको पत्ती का बनाना है। निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें आपको आनुवंशिकी, जीनोम, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दे रखा है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता के नियमों तथा इसको नियंत्रित करने वाले कारकों एवं पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें आनुवंशिकी या आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। जीनोम, किसी जीव के युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं अथवा किसी भी जाति के अगुणित डीएनए अंश को जीनोम कहा जाता है। और फिर है आपके समयुग्मजी, कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण को जीनों को अलग अलग युग्मों के नियंत्रण करते हैं। जब युग्म के दोनों जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है, और जब जीन क्या होंगे, असमान होंगे, तो उसे विषमयुग्मजी कहा जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के सम्मुख निम्नलिखित स्थितियों में रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार बताइए। जब F1 हो, F1 C के मध्य हो और जब F1 P के मध्य, तो आपको इसमें डायग्राम बनाकर इनकी स्थिति प्रकार आपको प्रकृति इसमें बतानी है। क्या अगला क्वेश्चन है आपका, द्विफोक्सी लेंस किसे कहते हैं, क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल लेंस होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है, और निचला भाग उत्तल दर्पण होता है जो कि पास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। क्या अगला है गैल्वेनोमीटर, क्या है इसकी उपयोगिता बताइए। क्या गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। यदि इससे प्रवाहित विद्युत धारा शून्य है तो इसका संकेत शून्य पैमाने के मध्य में रहता है। यह अपने शून्य चिन्ह के या तो बाईं ओर या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। यह विशेष विद्युत धारा की दिशा पर निर्भर करता है। क्या तो ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर और ये इसकी उपयोगिता। इसी के साथ आपका खंड ब भी यहाँ पे समाप्त होता है, सेक्शन बी भी। अब आपके सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इसके अभिक्रिया समीकरण भी लिखिए। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के विलयन को गर्म करते हैं तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट तथा जल तथा CO2 गैस अपने पास प्राप्त होती है। क्या अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, आपके पास जिप्सम बन जाएगा। क्या अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है, पकौड़ों को स्वादिष्ट और खस्ता बनाने के उपयोग किए जाने वाले किसी लवण की pH का मान 9 है, तो इस लवण को पचाने तथा इसके निर्माण के लिए रासायनिक समीकरण व 2 उपयोग भी दीजिए। तो जो भी आपको इसमें सूटेबल लगे आप उसका आंसर लिख सकते हो। गया अगला क्वेश्चन है 15वां, पर परागण के लाभ व हानियों के बारे में लिखिए। प्रत्येक पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो पर परागण के लाभ, पर परागण पुष्पों में एक पौधे का नर युग्मक और उसी जाति के दूसरे पौधों के अंडकोश का निषेचित वाले भाग लेते हैं। निषेचित अंड भ्रूण और बीजांड के बीज बनाते हैं। बीज अंकुरित होने पर भ्रूण से नई संतति पौधा बनती है, जिनमें 2 मातृ पौधों के कुछ लक्षण आ जाते हैं। ये संतति नए गुण वाली होती है और इसके बीज अधिक जीवनक्षम होते हैं। क्या और पर परागण से हानि होती है कि भाई पर परागण में पौधों के बाह्य साधनों जैसे कि कीट, वायु, जल आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः पर परागण अनिश्चित होता है, जैसे पौधों की पादप द्रव्य शक्ति इन साधनों के लिए आवश्यक अनुकूलनों में खर्च करनी पड़ती है। वायु परागण में अधिकांश परागकण व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं और फिर भी परागण का होना निश्चित नहीं होता है। परागकण में तो एक पुष्प के परागकणों का उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प तक पहुंचना केवल एकमात्र संयोग होगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर रहेंगे आपके। और फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक कोश के बहुकोशीय जीवों में जनन पद्धति में अंतर स्पष्ट करने हैं आपको, और जनन किसी स्पीशीज की समष्टि स्थायित्व किस प्रकार सहायक है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपके सेकंड। तो जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट आया आप उसी क्वेश्चन का चयन करके आंसर लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 16। पहला क्वेश्चन है, इसमें पारितंत्र में उपभोक्ता कौन होते हैं, इन्हें किन किन श्रेणियों में बांटा गया, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता श्रेणी को अपने 4 भागों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी और परजीवी। तो शाकाहारी में बकरी, खरगोश एग्जाम्पल रहेंगे, मांसाहारी में सांप, शेर रहेंगे और सर्वहारी में मानव
और कुत्ता रहेगा, और परजीवी में जू और अमरबेल, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे क्या। अगला क्वेश्चन है, निम्न का स्पष्टीकरण करते हुए कारण बताइए। कोई भी पारतंत्र CO2 की उपलब्धता के अभाव में चलता नहीं रह सकता, और बी है इसमें पारतंत्र में अपघटन का होना क्यों आवश्यक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके, हरे पौधे प्रकाश की मौजूदगी में अपना आहार बनाते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं, यदि CO2 नहीं होगी तो आहार उत्पादित नहीं होगा। और बी वाले में आपको लिखना है, ये मृत शरीर के सम्मिश्रित यौगिकों को विघटन करके सरलतम यौगिक में बनाते हैं, जो वापस परिवेश में पहुंचकर पुनः हरे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, ताकि फिर से नया प्रोटोप्लाज्म बन सकेगा। और नीचे है सेकंड वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी है आपका ये, खाद्य जाल क्या है समझाइए, इसको उदाहरण से समझाइए और खाद्य जाल का महत्व लिखिए क्या। अगला क्वेश्चन है आपके, विद्युत परिपथ के लिए ओम का नियम लिखिए, इसके लिए आवश्यक सूत्र भी दीजिए क्या। एक तो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, और सेकंड क्वेश्चन है इसमें 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आप ओम का नियम लिख सकते हैं, यदि ताप की आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा की क्या होगा, समानुपाती होता है। ठीक है, और इसके लिए सूत्र हो जाएगा आपका V = IR। ठीक है, और सेकंड वाले क्वेश्चन को आप 1/R = 1/R1 + R2 + R3 के सूत्र से इसको सोल्व कर सकते हैं क्या। और इसमें फिर नीचे वाला क्वेश्चन में दे रखा है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए क्या। तो इसी के साथ सेक्शन सी आपका खत्म हो जाता है, मतलब कि खंड स। अब आपके लास्ट क्वेश्चन रहेगा खंड द में 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 18वां 19वां 20वां, ये 4 नंबर के रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म बताइए वो इसकी निम्न अभिक्रियाओं को भी समझाइए। तो इसमें आपको इसके गुणधर्म बताते हुए आपको एस्टरीकरण समझाना है और सारक के साथ अभिक्रिया भी बतानी है क्या। इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पेपर में पूछी जा सकती हैं क्या। अथवा करके निम्न सूत्र वाले यौगिक किस सजातीय श्रेणी के, तो इनकी श्रेणियाँ आपको बतानी है। एल्डिहाइड तथा कीटोन अणुओं में संरचनात्मक भिन्नता क्या है, तो इनके आंसर आपको देने, या तो ऊपर वाला कीजिए नीचे वाला कीजिए। क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की दृष्टि से 100% संभावना इन क्वेश्चन होगी। अगला क्वेश्चन है आपको 19, रुधिर के किन्हीं 2 अवयवों का उल्लेख कीजिए। रुधिर में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर के गमन का पथ लिखिए। आलिंद व निलय के बीच वाल्वों का कार्य लिखिए, या धमनी और शिरा के संगठनों के बीच कोई एक संरचनात्मक अंतर लिखिए। तो या तो इन क्वेश्चनों को कीजिए, या फिर अथवा में उच्च संगठित पात्र में वहन तंत्र के घटक क्या है, और पादप में जल व खनिज के वहन कैसे होता है। इस बार मानव हृदय से व रक्त से क्वेश्चन पूछने की संभावना 101% है, तो आप इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएँ। अगर आपको ये पढ़ने हैं तो हमारे YouTube चैनल पे हमने इनकी दोनों वीडियो भी डाल रखी है, तो आप उसमें जाके भी इसको पढ़ सकते हो क्या। 20वां क्वेश्चन है, उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण 45 डिग्री तथा द्रव्य अपवर्तनांक 30 डिग्री है। वस्तु की निम्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक आकार बताइए। इसमें आपको वस्तु अनंत पर स्थित हो और वस्तु अनंत व लेंस के प्रकाशीन O के मध्य स्थित हो, तो आपको इसमें डायग्राम बनाना है, अवतल लेंस के द्वारा क्या प्रतिबिंब का निर्माण करना है, और उसकी प्रकृति, स्थिति तथा साइज भी आपको बतानी है क्या। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया हुआ है, आप वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका वास्तविक उल्टा व बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन सके। इसका आपको आरेख बनाना है। अथवा में आपको दे रखा है, प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तनांक को किरण आरेख द्वारा बनाइए और माध्यम के अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। इसको प्रभावित करने वाले 3 कारक भी लिखिए। तो ये था आपका मॉडल पेपर आज का। तो इसी के साथ हम आपको सारे मॉडल पेपर की सीरीज चला रहे हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।